खोला हाथ रखा था, मैंने उस लेवल पे एवेल्यूएट नहीं की अभी। अभी मैंने थियोरेटिकल एप्लीकेशंस आपको सिखाई नहीं है अभी। अदरवाइज बाद में जब हम इस असाइनमेंट को करेंगे वहां पे थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव दिया जाएगा, तब वहां पे आपकी असाइनमेंट्स को और स्ट्रिक्टली मैं एवेल्यूएट करूंगा मैं। तो अभी मैंने जस्ट खोला हाथ ही रखा था। हालांकि 2 नंबर जो है वो बनते नहीं है आपके, वो 0-0 ही बनते हैं आप लोगों के। असल में जो आपके है ना वो 0-0 ही बनते हैं। तो चीजों को ठीक करो, काम करो उन पे, पीछे 5 मंथ्स रह गए। आज के जो टॉपिक है वो है लिबरलिज्म एंड नियो लिबरलिज्म। बड़े मजे के टॉपिक्स हैं आज के। लिबरलिज्म इन इंटरनेशनल रिलेशंस एंड नियो लिबरलिज्म इन इंटरनेशनल रिलेशंस। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं लिबरलिज्म को। ओके, तो लिबरलिज्म जो है वो सोशल साइंस स्कूल ऑफ थॉट है इंटरनेशनल रिलेशंस, जो कि डेवलप हुआ था 1970s में। ओके, अब याद करें नियो रियलिज्म और रियलिज्म में हमने क्या पढ़ा था कि स्टेट्स आर दी मेन एक्टर्स, स्टेट्स आर मेन एक्टर्स इन इंटरनेशनल सिस्टम। स्टेट्स के अलावा कोई भी मेन एक्टर नहीं है, ना इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ना कोई इंडिविजुअल, जिसको आप नॉन स्टेट एक्टर कहते हैं। ओके, लेकिन लिबरलिज्म और नियो लिबरलिज्म कहते हैं कि सिर्फ स्टेट ही मेन एक्टर्स नहीं है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, नॉन स्टेट एक्टर्स भी इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। मीनिंग लिबरलिज्म एंड नियो लिबरलिज्म कहते हैं कि ये स्टेट भी हैं, एक्टर हैं, ठीक है, नो देयर इज नो डाउट इन इट, लेकिन नॉन स्टेट एक्टर्स भी मेजर प्लेयर हैं आज के 21st सेंचुरी में या आज के ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में। इट होल्ड्स दैट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, जिसको आप कहते हो नॉन स्टेट एक्टर्स, ये टॉपिक हम आगे पढ़ेंगे नॉन स्टेट एक्टर्स का, और इक्वल इंपॉर्टेंट इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। आल्सो ये रियलिज्म की जो जीरो सम गेम थ्योरी है ना, उसको भी रिजेक्ट करती है। अब रियलिज्म में हमने क्या पढ़ा था कि रियलिज्म इज बेस्ड ऑन द आइडिया और अजम्पशन दैट अदर्स आर ट्राइंग टू डिस्ट्रॉय यू। पढ़ा था ना हमने कि दूसरे आपको डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं और आपको रेडी रहना चाहिए खुद को डिफेंड करने के लिए भी और दूसरों को डिस्ट्रॉय करने के लिए भी। ये आइडिया था या अजम्पशन थी। लेकिन लिबरलिज्म कहती है कि जो पावर पॉलिटिक्स है ना, ये जो आइडिया मैंने आपको रियलिज्म का बताया, ठीक है, पावर पॉलिटिक्स जो है वो बेस्ड है या प्रोडक्ट है आइडियाज का। और आइडियाज चेंज भी तो हो सकते हैं ना, मतलब थॉट्स चेंज भी तो हो सकते हैं ना। बेशक स्टेट्स लिबरलिज्म को नहीं मानती, उसको फॉलो नहीं करती, स्टेट्स रियलिज्म पे ही एक्ट करती हैं, नियो रियलिज्म पे ही एक्ट करती हैं, ये लिबरलिज्म वाले भी मानते हैं। लेकिन लिबरलिज्म वाले कहते हैं कि इसका मतलब ये नहीं है कि हम दुनिया को लिबरलिज्म के लीन से नहीं देख सकते। अगर हम दुनिया को लिबरलिज्म के लीन से देखें तो कॉन्फ्लिक्ट्स एंड हो सकते हैं, पावर पॉलिटिक्स खत्म हो सकती है। अब इसकी डेफिनेशन है 4 डायमेंशनल डेफिनेशन ऑफ लिबरलिज्म। फर्स्ट है कि जितने भी सिटीजन्स होते हैं स्टेट्स में, उनके पास फंडामेंटल राइट्स होते हैं, बेसिक फंडामेंटल राइट्स होते हैं। पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन ने भी फंडामेंटल राइट्स दिए हुए ना, जैसे राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 25A, एक्सेस टू फ्री प्रेस है, ठीक है, रिलीजियस टॉलरेशन भी है, ये फंडामेंटल राइट्स दिए जाए सिटीजन्स को। नंबर 2, जो स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, जैसे नेशनल असेंबली या सेनेट है, जिसको आप पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान भी कहते हो ना, हर स्टेट पाकिस्तान हो या इंडिया हो या यूएसए हो, ओके, उसके पास ही अथॉरिटी होती है कि लोगों के लिए, लोगों के सोशो इकोनॉमिक राइट्स के लिए लॉज बनाए। मतलब पाकिस्तानी अवाम के लिए कौन लॉ बनाता है? गवर्नमेंट, पार्लियामेंट बनाती है ना, ठीक है, पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान ही नेशनल असेंबली एंड सेनेट लॉज बनाती है ना लोगों के लिए। उसके अलावा कोई किसी के पास अथॉरिटी नहीं है कि वो स्टेट के लिए या लोगों के लिए लॉज बनाए। नंबर 3, a key dimension
ऑफ लिबर्टी ऑफ इंडिविजुअल एंड राइट ऑन प्रॉपर्टी। स्टेट में जितने भी लोग हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, ये पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन इसको क्लैरिफाई करता है। ठीक है, पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन इसको क्लैरिफाई करता है, आर्टिकल 35 है आई थिंक, कहता है कि चाहे मेल हो या फीमेल हो, उसके पास राइट है पाकिस्तान के किसी भी पार्ट में, चाहे बलूचिस्तान हो, केपी हो, बेशक वो पंजाब से ही क्यों ना हो, कहीं पे भी वो प्रॉपर्टी बाय कर सकती है, कर सकता है। ओके। फोर्थ, liberalism contains that the most effective system of economic exchange is the one that is market driven and not one that is subordinate to the bureaucratic regulation and control। अब इसका क्या मतलब है? इसका बेसिकली आसान से वन लाइनर मतलब है कैपिटलिज्म को फॉलो करो। जो लिबरल्स हैं ये कहते हैं जब लोग हो, कंपनीज हो या स्टेट्स हो, ट्रेड करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं और कॉम्पीट करते हैं विथ ए मिनिमम स्टेट इंटरफेरेंस, मतलब स्टेट रेगुलेट ना करे। ठीक है, हर किसी को फायदा होता है, फिर हर किसी को फायदा होता है जब लोग, कंपनीज और स्टेट्स ट्रेड करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं और स्टेट्स जो है वो मिनिमम उसका कंट्रोल हो, स्टेट इंटरफेयर ना करें, तो सबको फायदा होगा। इनोवेशन इनकरेज होगी, एफिशिएंसी इनकरेज होगी। ठीक है, और मार्केट को ही प्राइस या डॉलर प्राइस जो है वो फिक्स करनी चाहिए। स्टेट्स को इंटरवीन नहीं करना चाहिए, गवर्नमेंट को इंटरवीन नहीं करना चाहिए कि क्या प्रोड्यूस करना है, किसके साथ ट्रेड करना है, किसके साथ ट्रेड नहीं करना, ये मार्केट पे छोड़ दो आप। डिसीजंस जो है वो बिजनेसेस एंड कंज्यूमर वो खुद ही लें, मतलब आसान से लफ्जों में कैपिटलिज्म ही को फॉलो करो। फिर है डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी। डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी कहती है कि जिन स्टेट्स में डेमोक्रेसीज होती हैं, जिन स्टेट्स में डेमोक्रेसीज होती हैं वो वार में नहीं जाती। अब मुझे पता है आपका काउंटर आर्ग्यूमेंट होगा इस पे, ठीक है, उसको भी देखते हैं। डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी कहती है जिन स्टेट्स में डेमोक्रेसीज होती हैं वो वार में नहीं जाती। क्यों वार में नहीं जाती? क्यों वार में नहीं जाती डेमोक्रेसीज? ये कहती है कि जहां पे डिक्टेटरशिप होती है ना, जैसे हिटलर था, इटली में जो से फैसिज्म था, या पाकिस्तान में देखो जैसे याया खान था, उससे पीछे उससे पहले जो है वो अयूब खान था, 1965 वॉर। ओके, या मुशर्रफ साहब ने वॉर ऑन टेरर ज्वाइन की। तो जहां पे डिक्टेटरशिप होती है वो वॉर में जाते हैं, जहां पे डेमोक्रेसीज होती है ना जिन स्टेट्स में, वो वॉर में नहीं जाती। क्यों? क्योंकि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स होती है ना वो अकाउंटेबल होती हैं पार्लियामेंट को। आल्सो वॉर जो होती है ना, वॉर्स बड़े कॉस्टली होती हैं। वॉर्स इकोनॉमी ड्रेन करती हैं। आपको पता है वॉर कोई सस्ती नहीं है, कोई इसे उठ के लड़ने बैठ जाओ। वॉर आपकी इकोनॉमी ड्रेन करती है। अब जब इकोनॉमी ड्रेन होगी तो लोगों की डेवलपमेंट नहीं होगी, स्टेट की डेवलपमेंट नहीं होगी। तो लोग जो है वो वॉर को पसंद नहीं करते। ठीक, अगर गवर्नमेंट वॉर में जाती है तो नेक्स्ट इलेक्शन में उस गवर्नमेंट को ऑब्वियसली बात है वोट नहीं मिलेगा। आल्सो वॉर के लिए पार्लियामेंट की परमिशन चाहिए होती है। पार्लियामेंट की परमिशन चाहिए होती है। अब जो डिक्टेटर होगा ना, सारी पावर उसके पास होगी, जैसे अयूब खान था, जैसे हिटलर था। ठीक है, सारी पावर उसके पास होती है, वन मैन डिसीजन होता है। और वो डिक्टेटर को इलेक्शन तो थोड़ी लड़नी होती है, वो अकाउंटेबल नहीं होता किसी को भी। ठीक है, ना ही उसे पार्लियामेंट का अप्रूवल चाहिए होता है, ना ही लोगों का अप्रूवल चाहिए होता है। दैट इज वन मैन शो।
सो जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स होती हैं, डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी कहती है कि वो लोगों पे फोकस करती है, अपनी पॉपुलेशन पे फोकस करती है, आवाम पे फोकस करती है, लोगों की सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक नीड्स पे फोकस करती है। और दैट इज व्हाई डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी कहती है कि अगर हम डेमोक्रेसी को स्प्रेड करें थ्रू आउट द वर्ल्ड, दुनिया में डेमोक्रेसी स्प्रेड हो, तो इंटरनेशनल पीस अचीव होगा, स्टेट्स वॉर में नहीं जाएंगी, गवर्नमेंट्स विल बी ब्लॉक्ड बाय पार्लियामेंट फ्रॉम इनिशिएटिंग द वॉर। पार्लियामेंट उनकी या लोग उस स्टेट के उसे रोक देंगे वॉर के लिए। और जो डिप्लोमेट्स होते हैं और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं वो अकाउंटेबल होते हैं, लोगों को भी, पार्लियामेंट को भी। अब यहां पे ना एक क्वेश्चन आ रहा है, मैं पूछता हूं आपसे, वो फ्लो चार्ट में देखें। अब जो है डेमोक्रेटिक रेजिम्स जो है वो अकाउंटेबल होती है लोगों को, रिस्पेक्ट फॉर लॉज एंड इंस्टीट्यूशंस, ट्रांसपेरेंसी भी होती है डेमोक्रेसी। वो अलग बात है, पाकिस्तान में ट्रांसपेरेंसी नहीं है, वो अलग बात है, ठीक है। रिजॉल्व डिस्प्यूट्स थ्रू डायलॉग एंड डिप्लोमेसी, जो जहां पे डेमोक्रेसी होती है वहां पे जो डिस्प्यूट होते हैं वो नेगोशिएशंस एंड डायलॉग के थ्रू, डिप्लोमेसी के थ्रू रिजॉल्व होते हैं। दैट इज व्हाई प्रॉबिलिटी कम है वॉर की। इस तरफ देखें, जो डिक्टेटर्स होते हैं वो लोगों को अकाउंटेबल नहीं होते हैं। मुशर्रफ साहब किसी को भी अकाउंटेबल नहीं थे, या अयूब खान किसी को भी अकाउंटेबल नहीं थे, ना हिटलर ही किसी को अकाउंटेबल थे। पावर सिर्फ उनके हाथ में होता है, ट्रांसपेरेंसी कोई नहीं होती। यूज ऑफ फोर्स टू अचीव गोल्स, जैसे ज़िया साहब ने फोर्स यूज की थी अवाम को सप्रेस करने के लिए, मुशर्रफ ने भी यूज की थी। दैट इज व्हाई हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ गोइंग टू वॉर। अब यहां पे आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूं कि यूएसए में तो कोई मार्शल लॉ नहीं है, इंडिया में भी मार्शल लॉ नहीं लगी, फिर ये क्यों वॉर में गए? यूएसए में तो कोई मार्शल लॉ नहीं लगी, ठीक है, इंडिया में भी मार्शल लॉ नहीं लगी, तो वो क्यों वॉर में गए? बताओ, वो क्यों वॉर में गए? आपसे पूछ रहा हूं मैं, सोचो इस पे। यूएसए में तो कोई मार्शल लॉ नहीं लगी है, या इंडिया में कोई मार्शल लॉ नहीं लगी, वो क्यों वॉर में चले गए? अभी यूएसए की वॉर चल रही है। हाँ जी, रियलिस्टिक माइंडसेट, बताओ। तो इसका क्रिटिसिज्म क्या बनेगा? रियलिज्म एंड नियो रियलिज्म, ये क्रिटिसिज्म बनेगा इसका, कि स्टेट्स जो हैं वो पावर मैक्सिमाइजिंग एक्टर हैं, स्टेट्स को पावर चाहिए। आल्सो इंसान की नेचर में भी ऐसा है कि लस्ट फॉर पावर है। स्टेट्स टेरिटरी पे भी लड़ती हैं, इंडिया पाकिस्तान देखो, ओके, या इंटरनेशनल सिस्टम में ही एनार्की है। दैट इज व्हाई स्टेट्स को अपने सर्वाइवल के लिए पावर चाहिए। बेशक उनमें डेमोक्रेसी हो, लेकिन सर्वाइवल उनकी एटमोस्ट प्रायोरिटी होती है। आई बात समझ? तो इसका क्रिटिसिज्म क्या बनेगा? रियलिज्म एंड निहिलिज्म। उसके बाद है रिजेक्शन ऑफ पावर पॉलिटिक्स। ये पावर पॉलिटिक्स को भी रिजेक्ट करते हैं, ठीक है। पावर पॉलिटिक्स मतलब रियलिज्म को भी रिजेक्ट करते हैं। अब पावर पॉलिटिक्स क्या है? थ्योरी है ना, रियलिज्म की ही ब्रांच है, जिसमें सोवियत स्टेट्स जो है, स्टेट्स प्रोटेक्ट करते हैं अपने इंटरेस्ट को थ्रू द यूज ऑफ मिलिट्री। अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए मिलिट्री भी यूज होती है, सैंक्शंस भी लगते हैं। ऐसा ही है ना, यूएसए या तो मिलिट्री यूज करता है या इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा देता है। लेकिन जो लिबरलिस्ट है ना, वो पावर पॉलिटिक्स को रिजेक्ट करते हैं। ये कहते हैं कि कोऑपरेटिव पॉलिटिक्स होनी चाहिए। जो स्टेट्स आपस में इकोनॉमिक कोऑपरेशन करेंगे ना, इकोनॉमिक कोऑपरेशन,
वो वॉर में नहीं जाएंगी। और उसका ये एग्जाम्पल देते हैं पाकिस्तान और चाइना, आपस में इकोनॉमिक रिलेशन से। इसी तरह से इंडिया एंड जीसीसी स्टेट्स आपस में इकोनॉमिक रिलेशन से। तो जिन स्टेट्स से इकोनॉमिक कॉपरेशन होता है, उनके इकोनॉमिक रिलेशंस होते हैं, वो वॉर में नहीं जाते क्योंकि वो म्यूचुअली डिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। दैट इज व्हाई जो लिबरल्स हैं वो कहते हैं कि कोऑपरेटिव पॉलिटिक्स होनी चाहिए, इकोनॉमिक कॉपरेशन करें तो वो स्टेट्स वॉर में नहीं जाएंगी। और लिबरल्स ये भी कहते हैं कि नेगोशिएशंस पे कंप्रोमाइज भी करो, रिजिड पोजीशन लेने की कोई नीड नहीं है। अगर आप कंप्रोमाइज करोगे नेगोशिएशंस में तो फेवरेबल आउटकम्स होंगे स्टेट के लिए, वार को फिर रोका जा सकता है। ओके What is the interest of USA in Israel Iran war? बाकी तो समझ आता है सबके इंटरेस्ट, बाकी यूएसए का इंटरेस्ट क्या है? क्योंकि यूएसए जो है ना, इस तरह से समझें, ये जो यूएसए है ना, इसकी पूरी इकोनॉमी एंड पॉलिटिक्स इजराइल कंट्रोल करता है। ठीक है, इसकी पूरी इकोनॉमी और पॉलिटिक्स यूएसए की बात कर रहा हूं मैं, इजराइल कंट्रोल करता है। ओके, अब इजराइल के पास इतनी मिलिट्री पावर तो नहीं है ना, उसकी इतनी ज्योग्राफी। अगर आप इजराइल की ज्योग्राफी देखें, बहुत स्मॉल है। इजराइल के साउंडिंग में पूरे सारे दुश्मनी है। तो इजराइल जो है वो इस भाई साहब को कहते हैं कि आप आ जाओ, आप आ जाएं और आपकी भी इन्फ्लुएंस बढ़ेगी मिडिल ईस्ट में और हमें भी प्रोटेक्शन दे दें। गेटिंग माय पॉइंट? ये आपकी भी इन्फ्लुएंस बढ़ेगी मिडिल ईस्ट में। जो अरब जीसीसी स्टेट्स हैं वहां से आप बिलियंस ऑफ डॉलर्स पकड़े डील में। ठीक है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स डील में पकड़े, आपका भी फायदा है, हमें भी प्रोटेक्शन मिल जाएंगी, दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है। और ऐसा ही हुआ लास्ट ईयर जब ट्रम्प आए थे गल्फ के विजिट पे, कोई बिलियंस ऑफ डॉलर्स की डील्स की, पढ़ाया भी था मैंने आपको कि सऊदी के साथ कोई अराउंड 600 बिलियन डॉलर्स की डील की, कतर के साथ, यूएई के साथ, वहां से बिलियंस ऑफ डॉलर पकड़े। ओके, और बदले में क्या आपको सिर्फ प्रोटेक्शन मिलेगी, यूएस प्रोटेक्शन मिलेगी। ठीक है, हाँ जी, कतर ने प्लेन भी गिफ्ट किया, वाह। और इजराइल का इंटरेस्ट ये कि हमें प्रोटेक्शन, सोवेरेनिटी, इजराइल की एक्सपेंशन है। ओके, फिर है मॉडरेटर रोल ऑफ इंटरनेशनल लॉ। अब देखो, एक होता है स्टेट लॉ, एक है इंटरनेशनल लॉ। स्टेट लॉ क्या है? जैसे अवाम है, अवाम के बिहेवियर को, एक्शंस को कंट्रोल करने के लिए लॉ बना हुआ है ना। आप किसी का खून तो नहीं जाके कर सकते, या आप चोरी तो नहीं कर सकते। हाँ जी, कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, स्टेट ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया हुआ है जो कि लोगों के बिहेवियर को, एक्शन को कंट्रोल करता है। अगर ये लॉ ही ना हो, स्टेट में कोई लॉ ही ना हो, तो क्या बन जाएंगे हम? दरिंदे बन जाएंगे, एक दूसरे को मार देंगे। ठीक है, हर इंसान ने कोई 200-300 खून किए होंगे, प्रॉपर्टी पे कब्जे होंगे, जिसकी पावर ज्यादा होगी वही कब्जा कर लेगा। कोई तो लॉ बना होता है ना लोगों के बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए। इसी तरह से स्टेट के बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए इंटरनेशनल लॉ बनाया गया। इंटरनेशनल लॉ regulates the conduct of states as well as non-state actors. International law regulates the behavior and actions of states and non-state actors. Okay? तो लिबरल्स कहते हैं कि स्टेट्स को इंटरनेशनल लॉ को फॉलो करना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली जो कि आजकल फॉलो नहीं हो रहा। दैट इज व्हाई मैंने क्या कहा था
कि स्टेट्स रियलिज्म को ही प्रायोरिटी देती है, उनके एक्शंस रियलिज्म डिफाइन करती है। यूएस ने ये इंटरनेशनल लॉ, ये यूएस ने ही बनाया ना, वेस्टर्न नेशंस ने बनाया, पर्टिकुलरली यूएस का सबसे ज्यादा रोल है। तो क्या यूएस ने इंटरनेशनल लॉ को कभी फॉलो किया है? ऑब्वियसली बात है, नहीं किया है। ठीक है, इसीलिए तो हम कहते हैं ना कि यूएस का जो न्यू लिबरल ऑर्डर है वो डिक्लाइन हो रहा है। वो डिक्लाइन कैसे हो रहा है? क्योंकि यूएस ने जो इंटरनेशनल लॉ बनाया या उसने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस बनाई, वो उनको ही डिसरिगार्ड कर रहा है। ठीक है, तो लिबरल्स कहते हैं स्टेट्स को इंटरनेशनल लॉ फॉलो करना चाहिए और इंटरनेशनल लॉ के थ्रू हम स्टेट्स का बिहेवियर कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मसला पता है क्या आ रहा है कि देखो, स्टेट में अगर कोई लॉ को वायलेट करता है तो पुलिस है ना, पुलिस है, रेंजर्स है। ठीक है, पुलिस और रेंजर्स वो लॉ इंप्लीमेंट करती है, अरेस्ट कर लेती है। लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम में कोई पुलिस नहीं है, नो पुलिस। कौन कौन सी पुलिस है इंटरनेशनल सिस्टम में? और यूएस से वायलेट कर दे इंटरनेशनल लॉ, कौन पकड़ेगा? यूएसए को। ठीक है, नेटो कोई पुलिस नहीं है। पावरफुल नेशंस अगर यूएस से फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल लॉ को कहते नहीं मानते, मैं चलो दफा हो, तो इंटरनेशनल सिस्टम में कोई पुलिस है क्या? ऐसी बात है, कोई पुलिस नहीं है जो इंटरनेशनल लॉ को इंप्लीमेंट करवाए। पर है इंटरनेशनल कोऑपरेशन। इंटरनेशनल कोऑपरेशन, रियलिज्म अज्यूम्स दैट पावर और मिलिट्री माइट, पावर और मिलिट्री माइट कोई भी नहीं है, इंटरपोल वगैरह कोई भी नहीं है। देखो रियलिज्म क्या कहती है, रियलिज्म क्या कहती है, ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये लॉज हैं, ये स्टेट्स अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाती हैं और अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए इनको वैलिडेट भी करती हैं। आई बात समझ में? रियलिज्म यही कहती है ना कि जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं या जो लॉज हैं, स्टेट्स अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाती हैं और जब उनका दिल करता है कि उनको वो फिर वैलिडेट भी करती है। जब उनके इंटरेस्ट कॉन्फ्लिक्ट में आते हैं इन लॉज से, इन लॉज से अगर इन लॉज से इंटरेस्ट कॉन्फ्लिक्ट में आते हैं तो स्टेट्स इनको लात में मारती हैं, इनको लात में मारती हैं। ओके, realism assumes that power or military might is primary goal of political action. realism यही कहती है ना कि हर स्टेट को पावर चाहिए, मिलिट्री पावर इंक्रीज करनी है। लिबरलिज्म कहती है कि पावर शुड बी मेड और अमास्ड थ्रू इकोनॉमीज, कि वो दौर गया जब मिलिट्री पावर ही होती थी। आज के टाइम में 21st सेंचुरी में सिर्फ मिलिट्री पावर नहीं होती है, इकोनॉमिक पावर भी है, इकोनॉमिक पावर भी है। अगर आपने किसी स्टेट को देखना है ना कि वो पावरफुल है, तो आप देखो कि उसमें पॉलिटिकल फ्रीडम कितनी है। क्या वो स्टेट पीसफुल है? क्या वो कॉपरेशन कर रही है? इट क्लेम्स दैट प्रोग्रेस इन ह्यूमन हिस्ट्री can best be made by the elimination of global conflicts. कहती है कि ह्यूमैनिटी प्रोग्रेस करेगी, इंसान प्रोग्रेस करेगा, स्टेट्स भी प्रोग्रेस करेगी अगर हम ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स को खत्म करें, क्योंकि ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स ने ह्यूमैनिटी को बड़ा नुकसान दिया है। जैसे वर्ल्ड वॉर 1 हो, वर्ल्ड वॉर 2 हो, कितने लोग मारे गए, इकोनॉमीज डिस्ट्रॉय हुई, न्यूक्लियर वेपन्स यूज हुए, तो ह्यूमैनिटी वापस चली गई। फिर अगर ह्यूमैनिटी ने प्रोग्रेस करना है, लोगों ने प्रोग्रेस करना है, इंसान ने प्रोग्रेस करना है, तो कॉन्फ्लिक्ट्स को खत्म करना होगा, हमें ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स को एंड करना होगा। आई बात समझ? बात समझ आई? बात समझ आई सबको? बुजुर्गों, अल बुजुर्गों, अब है मजे की थ्योरी एक।
बहुत मजे की चीज है। इसमें एक चीज पढ़ेंगे हम, जो बड़े मजे की चीज है। सॉरी, आज थोड़ी मेरी वॉइस डाउन है क्योंकि तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है मेरी, तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना। कंप्रोमाइज, लिबरलिज्म की तरह थोड़ा कंप्रोमाइज कर लेना आप लोग भी, ओके। लिबरलिज्म ने जैसे कहा ना कि कंप्रोमाइज करना चाहिए, तो आप भी जो है ना वो कंप्रोमाइज कर लेना मेहरबानी करके। अच्छा जी, नियो लिबरलिज्म को हम लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म भी कहते हैं, या लिबरल इंटरनेशनलिज्म भी कहते हैं हम। तीन नाम है इसके, नियो लिबरलिज्म, लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म या लिबरल इंटरनेशनलिज्म। तीन नाम है इसके। कभी भी कोई भी लिखा है तो परेशान नहीं होना, कभी भी कोई भी लिखा है नाम तो कंफ्यूज नहीं होना। नियो लिबरलिज्म, लिबरल इंटरनेशनलिज्म एंड लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म एक ही चिड़िया का नाम है, ओके। अब ये बड़े मजे की थियरी है, इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि पर्सनली मुझे अच्छी लगती हैं। Liberal internationalism या neoliberalism is an approach to international relations that considers the spread of liberal democracy, मतलब democratic peace theory वाली बात हो रही है, throughout the world is the only way to end conflicts। कि अगर दुनिया में हम डेमोक्रेसी, यूएस का नियो लिबरल ऑर्डर की बात हो रही है, यूएस के नियो लिबरल ऑर्डर की बात हो रही है जो दुनिया में इंप्लीमेंट किया था यूएस ने आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2, खास करके ये कंसोलिडेट हुआ आफ्टर द कोल्ड वॉर जब यूएसएसआर की डिसइंटीग्रेशन हुई। तो लिबरल इंटरनेशनलिज्म या नियो लिबरलिज्म कहती है कि दुनिया में डेमोक्रेसी जो है वो स्प्रेड करनी चाहिए थ्रू आउट द वर्ल्ड, फिर इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स खत्म होंगे। लिबरल इंटरनेशनलिज्म aims to bring world peace and to end conflicts among the states through the introduction of international law। डेमोक्रेसी हो, इंटरनेशनल लॉ हो और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, इनका रोल है सबसे ज्यादा। और यूएस ने यही चीजें बनाई ना, याद करें वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, डेमोक्रेसी, इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जिसमें यूएन है, आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है, डब्ल्यूटीओ है, जिसको आप नियो लिबरल ऑर्डर ऑफ यूएसए कहते हो, ओके। अब याद करें नियो रियलिज्म में हमने क्या पढ़ा था। नियो रियलिज्म में हमने ये पढ़ा था ना कि नियो रियलिज्म ये कहती है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस का कोई भी रोल नहीं है वार को रोकने के लिए। यही पढ़ा था हमने कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं या इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस जो हैं इनका कोई भी रोल नहीं होता वार को रोकने में। यही पढ़ा था हमने। लेकिन नियोलिबरलिज्म कहती है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का रोल है, वार को रोकने के लिए रोल है और उनको प्ले भी करना चाहिए ये रोल। खास करके वो एग्जाम्पल देते हैं नेटो का, ईयू का, यूरोपियन यूनियन का। और ये भी कहते हैं कि फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल्स होना चाहिए, फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड होना चाहिए स्टेट्स के बीच में, और स्टेट में डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस भी होनी चाहिए, ओके। अब ये जो नियो लिबरल अब ये जो नियो लिबरलिज्म है ये नोरिश या डेवलप हुई अंडर द यूएस प्रेसिडेंट विल्सन, जिसने क्या बनाया था, लीग ऑफ नेशंस बनाई थी, लीग ऑफ नेशंस। यूएन से पहले लीग ऑफ नेशंस बनी थी। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद दुनिया में जो फर्स्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनी वो थी लीग ऑफ नेशंस। सुना है किसी ने इसका नाम, लीग ऑफ नेशंस का? वर्ल्ड वॉर 1 के बाद बनी थी। लीग ऑफ नेशंस, कभी नाम सुना है इसका?
लीग ऑफ नेशंस वर्ल्ड वॉर 1 के बाद बनी थी। ओके जी, हाँ जी, जिसमें खुद मेंबर नहीं था जी। The founders of League of Nations advocated that institutions propagate the democratic rule and should dictate states toward peace. इसके जो फाउंडर्स थे वो चाहते थे कि डेमोक्रेटिक रूल होना चाहिए दुनिया में और इंस्टीट्यूशंस को चाहिए कि दुनिया में पीस लाए। इंस्टीट्यूशंस का काम है कि दुनिया में पीस लाए। ये जो लिबरल जो है ना, न्यू लिबरलिज्म जो है वो इंस्पायर है इमैनुअल कैंट के आइडिया से भी। ठीक है, इमैनुअल कैंट के आइडिया से भी इंस्पायर है। अब इमैनुअल कैंट का आइडिया क्या है? द आइडिया ऑफ परपेचुअल पीस। द आइडिया ऑफ परपेचुअल पीस। न्यू लिबरलिज्म बेसिकली इंस्पायर्ड है इमैनुअल कैंट के परपेचुअल पीस के आइडिया से। कैंट कहते हैं कि लास्टिंग पीस या सस्टेनेबल पीस पॉसिबल ही तब होगा अगर स्टेट्स आर गवर्न्ड बाय रूल ऑफ लॉ। ठीक है, अंडर द फेडरेशन ऑफ फ्री स्टेट्स। अब इसके लिए कैंट ने कुछ कंडीशंस दी हैं परपेचुअल पीस के लिए या सस्टेनेबल पीस के लिए। कैंट ने कुछ कंडीशंस दी हैं। कौन सी कंडीशंस हैं? ये कंडीशंस हैं। ये मैं सेंड करूंगा, ये वाली स्लाइड, शायद नोट्स में ना हो। नंबर 1, रिपब्लिकन कॉन्स्टिट्यूशन, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। ये जो रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? पाकिस्तान का नाम क्या है? इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। तो ये जो रिपब्लिकन कॉन्स्टिट्यूशन होता है ये क्या होता है? रिपब्लिकन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है अ कॉन्स्टिट्यूशन where the head or head of state or head of government is elected। और रिपब्लिक में कोई किंग नहीं होता, कोई क्वीन नहीं होती, ना कोई इंपीरियर होते हैं। इन रिपब्लिक पावर बिलोंग्स टू पीपल। लोगों के पास ही पावर होता है। लोग ही अपने लीडर्स चूज करते हैं। ये फर्स्ट कंडीशन दी है कैंट ने। सेकंड, लॉ ऑफ नेशंस। लॉ ऑफ नेशंस कैंट कहते हैं जैसे एक स्टेट के अंदर पीस क्रिएट करने के लिए लोगों के लिए लॉज बनाए जाते हैं, जैसे सिविल लॉ हो या क्रिमिनल लॉ हो, इसी तरह इंटरनेशनल सिस्टम में पीस क्रिएट करने के लिए भी लॉज होने चाहिए ताकि स्टेट्स आपस में लड़े मत और पीस हो। और इस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है द लॉ ऑफ नेशन। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं लॉ ऑफ नेशन। बेसिकली वो इंटरनेशनल लॉ की बात कर रहा है। थर्ड, फेडरेशन ऑफ फ्री स्टेट्स। कैंट कहते हैं कि हर स्टेट इंडिपेंडेंट होनी चाहिए और उसकी सोवेरेनिटी वायलेट नहीं होनी चाहिए। हर स्टेट इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। कोई भी स्टेट का हक नहीं कि किसी और स्टेट की सोवेरेनिटी वायलेट करे। अगर कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ज्वाइन नहीं करना चाहता वो उसकी मर्जी है। अगर कोई भी स्टेट कोई इसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस मतलब नहीं जाना चाहती कि मैंने ज्वाइन नहीं करना, वो उसकी मर्जी है। और इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स को डिप्लोमेसी, मीडिएशन, नेगोशिएशंस के थ्रू ही रिजॉल्व करना चाहिए। लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। अल्टीमेटली यूएस और ईरान ने भी तो देखो नेगोशिएशंस की ना, डिप्लोमेसी ने ही रोल प्ले किया। फोर्थ, यूनिवर्सल हॉस्पिटैलिटी। यूनिवर्सल हॉस्पिटैलिटी का मतलब है एवरी पर्सन हैज राइट टू विजिट अदर कंट्रीज। हर पर्सन का, हर इंसान का ये राइट है
कि वो दूसरी कंट्रीज विजिट करें। ये अच्छा कॉन्सेप्ट है, ये पर्सनली मुझे अच्छा लगा। और इमिग्रेंट्स को इज्जत दी जाए। केंट कहते हैं कि जो अर्थ है, अर्थ ये राउंड है, लैंड जो है वो लिमिटेड है। नोबॉडी ओरिजिनली ऑन्स द होल प्लेनेट। कोई भी पूरे प्लेनेट को ऑन नहीं करता। तो हर इंसान के पास राइट है, वो यूरोप जाए, यूएसए जाए, मिडिल ईस्ट जाए, जहां दिल करे उसका चला जाएगा, और कोई उसको रोके मत। ठीक है, ये पर्सनली मुझे थोड़ा अच्छा लगा, है ना। फिफ्थ, नो सीक्रेट ट्रीटीज। नो सीक्रेट ट्रीटीज। केन कहते हैं कि ऑल इंटरनेशनल रिलेशंस मस्ट बी ट्रांसपेरेंट। पहले क्या होता था कि स्टेट्स जो हैं वो सीक्रेट ट्रीटीज करती थी। स्टेट्स सीक्रेट ट्रीटीज करती थी, दूसरी स्टेट को पता ही नहीं होता था। खास करके ये यूरोप में ज्यादा होता था। ठीक है, खास करके यूरोप में ये चीज ज्यादा होती थी, सीक्रेट ट्रीटीज करती थी स्टेट्स। इंग्लैंड और फ्रांस, पर्टिकुलरली इंग्लैंड एंड फ्रांस। तो केन कहते हैं कि ऑल इंटरनेशनल रिलेशंस मस्ट बी ट्रांसपेरेंट। सीक्रेट ट्रीटीज की वजह से क्या होता है? मिसट्रस्ट स्टेट्स के बीच में, और अल्टीमेटली मिसट्रस्ट की वजह से वॉर होती है। आज का जो यूएन चार्टर है ना, यूएन चार्टर, जो आज का यूएन चार्टर है, उसका आर्टिकल 102 कहता है कि ऑल इंटरनेशनल ट्रीटीज, जितनी भी इंटरनेशनल ट्रीटीज हैं, वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए यूएन में और इंटरनेशनली पब्लिश्ड होनी चाहिए। अगर ये चीज नहीं है तो उन ट्रीटीज की कोई भी लीगलिटी नहीं है। यूएन चार्टर आर्टिकल 102 कहता है कि स्टेट्स के बीच में जो भी ट्रीटीज होती है वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए यूएन के पास, और पब्लिश्ड भी होनी चाहिए, सबको पता चले कि कौन सी ट्रीटी हुई है। अगर ये चीज नहीं है तो उस ट्रीटी की कोई भी लीगलिटी नहीं है। भाई बात समझ आई? ऑल ऑफ यू? अच्छा है, मगर पैसे नहीं है। क्यों पैसे नहीं है? फ्री में ही लेके जाएंगे। बात समझ आई सबको? समझ आया? जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको समझ आया? जल्दी बताओ, ऑल ऑफ यू, जितने भी हैं, अमरीन, आमना, अनम और गेरन एंड पाकिजा एंड कुबा। कहाँ कंफ्यूजन है आपको? कहाँ कंफ्यूजन है? किधर कंफ्यूजन? ये सारी की सारी स्लाइड समझा दूं? खुदा का खौफ करें आप। जैसे कौन सी बात नहीं समझ आई? चले बस समझा देता हूँ। लास्ट 3 पॉइंट समझा दूं। चलिए, नंबर 3 पॉइंट। नंबर 3 पॉइंट किधर गई? ये रही, फेडरेशन ऑफ फ्री स्टेट्स। अब ध्यान से सुन ले। केंट कहते हैं कि हर स्टेट इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, हर स्टेट इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, उसकी सोवेरेनिटी वायलेट नहीं होनी चाहिए। मतलब ये नहीं कि पाकिस्तान के कवानीन इंडिया बनाए, या हम जो है इंडियन अवाम को कहें कि नहीं मोदी को वोट मत दो, ये नहीं हो सकता।
हर स्टेट की सॉवरेनिटी होती है, उसकी सॉवरेनिटी वायलेट नहीं होनी चाहिए। अगर कोई स्टेट इंटरनेशनल कोई खास इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन नहीं करना चाहती तो उसकी मर्जी है, कोई उसको फोर्स नहीं कर सकता। मतलब ये वही बात हो गई कि आपके पेरेंट्स जो है आपको कहे नहीं बेटा आप इंजीनियरिंग करो, आप कहे नहीं नहीं मेरी मर्जी है मैं मेडिकल करूँ, ठीक है। और इंटरनेशनल जो डिस्प्यूट है उनको टॉक्स और डिप्लोमेसी के थ्रू रिजॉल्व करना चाहिए, लड़ना नहीं चाहिए। ये फेडरेशन ऑफ फ्री स्टेट्स का मतलब है। नंबर 5, यूनिवर्सल हॉस्पिटैलिटी। यूनिवर्सल हॉस्पिटैलिटी का मतलब होता है हर इंसान को ये हक है कि वो किसी भी स्टेट दुनिया के किसी भी कोने में विजिट कर सकता है, कोई उसे रोक नहीं सकता। क्योंकि जो कैंट कहते हैं जो अर्थ है वो राउंड है और जो लैंड है वो लिमिटेड है, और कोई भी पूरे प्लेनेट को मतलब ऑन नहीं करता, किसी की भी प्रॉपर्टी नहीं है पूरा प्लेनेट। तो हर इंसान की मर्जी है घूमे फिरे खाए पिए जहां दिल करे उसका। फिर है नो सीक्रेट ट्रीटीज। कैंट कहते हैं कि आप स्टेट्स को सीक्रेट ट्रीटीज नहीं करनी चाहिए। इससे क्या होता है, मिस्ट्रस्ट होता है। मतलब फॉर एग्जांपल आप क्लास में हो, दो स्टूडेंट आपस में सीक्रेट टॉक्स करते हैं, ठीक है, तो जो बाकी क्लास वाले वो कहेंगे जरूर कोई साजिश चल रही है। इस तरह से होता है ना। तो यही बात है आसान से लफ्जों में कि जो सीक्रेट ट्रीटीज होती हैं उससे मिस्ट्रस्ट होता है, और मिस्ट्रस्ट जब होता है तो वॉर होती है। और यूएन का आर्टिकल 102 यही कहता है कि जो भी स्टेट्स के बीच में इंडिया पाकिस्तान हो या यूएस चाइना हो इनमें ट्रीटीज होती हैं तो वो यूएन के पास रजिस्टर्ड भी होनी चाहिए, पब्लिश भी होनी चाहिए। ओके, अगर वो नहीं होती इसका ये मतलब होगा कि उनकी लीगल स्टेटस कोई भी नहीं है। अब क्लियर हुआ? बात क्लियर है? शुक्र है। तो सारा रिपीट मत करवाओ ना, खुदा का खुद करो। अच्छा जी, उसके बाद है मैं इसका आंसर देता हूँ शानदार। बेसिक अजम्पशंस क्या है लिबरल इंटरनेशनलिज्म की? नंबर 1, ये जो यूएस ने काम किए, एस्टेब्लिशिंग ग्लोबल स्ट्रक्चर्स एंड इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम में एक ग्लोबल स्ट्रक्चर्स होने चाहिए। यूएस ने यही काम किया ना, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूएन बनाई, यूएन के साथ जो है वो आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, डब्ल्यूटीओ, ठीक है, जिसको आप न्यू लिबरल ऑर्डर ऑफ यूएसए कहते हैं। नंबर 2, promoting multilateral agreements. Now, what is multilateral agreements? What are the multilateral agreements? Multilateral agreements हम कहते हैं the agreement among multiple states. Multiple states. जिसका एग्जाम्पल है कोप का नाम सुना है आपने? कोप का कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट, कोप का नाम सुना है आप लोगों ने? पेरिस पैक्ट है, जैसे पेरिस पैक्ट है, नाम सुना है आप लोगों ने इनका? ये मल्टीलेटरल एग्रीमेंट्स है ना, मल्टीलेटरल एग्रीमेंट्स ना, या इकोनॉमिक एग्रीमेंट्स भी होते हैं, इकोनॉमिक एग्रीमेंट्स भी होते हैं अमंग मल्टीपल स्टेट्स। तो एग्रीमेंट से ये होगा कि स्टेट्स जो है फिर वार में नहीं जाएंगी, because they are cooperating. Number 3, the transformation of world politics from anarchy to rule of law. मतलब कि इसका मतलब समझो ध्यान से। इसका मतलब क्या है कि ये मानते हैं ना कि इंटरनेशनल सिस्टम में एनार्की है, मानते हैं ना, दैट इज व्हाई दे आर सेइंग कि एनार्की से हमें ट्रांसफॉर्म करके रूल ऑफ लॉ की तरफ लेके आना है। मतलब एनार्की खत्म करनी है इंटरनेशनल सिस्टम में। मतलब दे आर एक्सेप्टिंग कि इंटरनेशनल सिस्टम में एनार्की है। ध्यान से पढ़ें वो क्या कह रहे हैं, ऑब्जेक्टिव क्या है कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स फ्रॉम एनार्की टू रूल ऑफ लॉ। मतलब दे आर एक्सेप्टिंग कि इंटरनेशनल सिस्टम में एनार्की है, ठीक है, एक्सेप्ट कर रहे हैं वो। अब वो एक्सेप्ट करके फिर कह रहे हैं कि अब उसको एनार्की को खत्म करना है। और किस तरह से खत्म करेंगे? थ्रू इंटरनेशनल लॉ। स्टेट्स का बिहेवियर कंट्रोल करना होगा, स्टेट्स का बिहेवियर कंट्रोल करना होगा। फोर्थ, encouraging the spread of democracy in world.
दुनिया में डेमोक्रेसी होनी चाहिए। याद करें यूएस की फॉरेन पॉलिसी 2015 तक तो यही थी कि दुनिया में डेमोक्रेसी होनी चाहिए, डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी होनी चाहिए। सद्दाम डिक्टेटर है, कदाफी लिबिया का डिक्टेटर है, हम डेमोक्रेसी लाएंगे। डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी की गेम खेली गई थी ना, वो यही न्यू लिबरल ऑर्डर था। और ये कहते हैं कि डेमोक्रेसी जो है वो लड़ती नहीं है। और ये भी कहते हैं कि अगर पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी आ जाती है, हर स्टेट डेमोक्रेटिक बन जाती है, तो वायलेंस नहीं होगा, पीस ही होगा। ये इसके बेसिक असम्पशंस, ये इसके बेसिक असम्पशन है। अब आते हैं कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग पॉइंट्स ऑफ न्यू रियलिज्म एंड न्यू लिबरलिज्म, कि किन बातों पे ये एग्री करते हैं, किन बातों पे ये डिसएग्री करते हैं। यहां तक क्लियर है? जल्दी से बताओ, क्योंकि आगे जो चीजें हैं वो बड़े मजे की हैं। यहां तक सबको क्लियर है? बाकी जो आगे चीजें आ रही हैं वो बड़े मजे मजे की चीजें हैं। यहां तक क्लियरिटी है सबको? जल्दी बताओ, सारे बुजुर्ग बताओ, जितने भी क्लास में बुजुर्ग हैं और बुजुर्गान हैं, सारे बताओ नाम। न्यू स्टूडेंट्स जो हैं उनको क्लियर है? और जल्दी बताओ सारे, क्या हो गया? क्वेश्चन भी है तो पूछो, सारी स्लाइड रिपीट नहीं कर सकता मैं। ओके, अब देखते हैं किन बातों पे न्यू रियलिज्म और न्यू लिबरलिज्म एग्री करते हैं। ठीक है, न्यू लिबरलिज्म ऑपरेट्स लार्जली विद इन द रियलिस्टिक फ्रेमवर्क। ये न्यू रियलिज्म के ही फ्रेमवर्क में ऑपरेट करती है। न्यू लिबरलिज्म कहती है कि स्टेट्स आर कोर एक्टर्स इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। मैंने क्या कहा था आपको? लिबरलिज्म और न्यू लिबरलिज्म ये कहती है स्टेट्स मेन एक्टर्स नहीं मानती, लेकिन ये कहते हैं कि नॉन स्टेट एक्टर्स भी, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी वो इक्वली इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये मानती तो है ना कि स्टेट्स भी मेन एक्टर्स हैं। यहाँ पे कन्वर्जिंग पॉइंट यही है ना कि स्टेट्स दोनों मानती हैं, न्यू लिबरलिज्म भी मानती है, न्यू रियलिज्म भी मानती है कि स्टेट्स मेन एक्टर्स हैं। डिसएग्रीमेंट क्या है कि न्यू रियलिज्म कहती है कि सिर्फ स्टेट ही मेन एक्टर है, लेकिन न्यू लिबरलिज्म कहती है कि नहीं, नॉन स्टेट एक्टर्स भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। ये डिसएग्रीमेंट है, लेकिन एग्रीमेंट ये है कि स्टेट्स मेन एक्टर्स हैं। ओके, which is also believed by the neoliberalism. Neoliberalism कहती है इंटरनेशनल सिस्टम में एनार्की है, सेल्फ इंटरेस्ट प्रिवेलेंट है। यहाँ पे क्या हमने पढ़ा कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स फ्रॉम एनार्की, मतलब दे आर एक्सेप्टिंग कि इंटरनेशनल सिस्टम में एनार्की है, सेल्फ इंटरेस्ट प्रिवेलेंट है, हर स्टेट अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए काम करती है, which is also shared by the neoliberalism या न्यू रियलिज्म। अब न्यू रियलिज्म कहती है कि कॉपरेशन जो है वो डिफिकल्ट होता है इस एनार्किक इंटरनेशनल सिस्टम में, और डिफिकल्टीज ऑफ कॉपरेशन मैंने पढ़ाया था आपको, प्रॉब्लम ऑफ चीटिंग एंड प्रॉब्लम ऑफ रिलेटिव गेन पढ़ाया था मैंने, आपको याद करें कि स्टेट्स क्यों कॉपरेट नहीं करती। दो फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से वो कॉपरेट नहीं करती, एक है प्रॉब्लम ऑफ चीटिंग एंड प्रॉब्लम ऑफ रिलेटिव गेन, प्रॉब्लम ऑफ रिलेटिव गेन। इसकी वजह से स्टेट्स कॉपरेट नहीं करती अकॉर्डिंग टू न्यू लिबरलिज्म। न्यू लिबरलिज्म मानती है कि स्टेट्स कॉपरेट नहीं करती, लेकिन न्यू लिबरलिज्म सॉल्यूशन भी देती है कि स्टेट्स कॉपरेट करें तो फायदा हो सकता है। अब यहाँ पे एक डायलेमा आता है, दैट इज प्रिजनर्स डायलेमा।
पढ़ाता हूं मैं आपको, ठीक है, पढ़ाता हूं मैं आपको। अब आते हैं डाइवर्जिंग पॉइंट्स पे। प्रिजनर्स डायलेमा में कौन दो चोर बनेंगे, मुझे बताओ, दो चोर कौन बनेंगे? दो चोर कौन बनेंगे, मैंने बताओ। दो चोर चाहिए मुझे प्रिजनर्स डायलेमा में। एक चोर मिल गया, चल ओके ओके, बड़ा मजे का प्रिजनर्स डायलेमा है। पहले कन्वर्जिंग पॉइंट्स देखते हैं, डाइवर्जिंग पॉइंट्स पढ़ते हैं। ये है इनकी डाइवर्जिंग पॉइंट्स, जिन बातों पे ये डिसएग्री करते हैं। Okay. They also disagree on the number of areas also. Neorealism has argued that institutions do not have a very important role to play in the prevention of war. हमने neorealism में पढ़ा था ना कि institutions का कोई भी रोल नहीं होता वार रोकने के लिए। जैसे UN है, उसका कोई भी रोल प्ले नहीं किया है आज तक वार रोकने के लिए। लेकिन नियोलिबरलिज्म कहती है इंस्टीट्यूशंस ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। खास करके आप यूरोप में देखें, यूरोप में नेटो ने और ईयू ने रोल प्ले किया है। आप ये नहीं कह सकते कि नेटो ने रोल प्ले नहीं किया। खास करके यूक्रेन में देखें आप, यूक्रेन को असिस्ट किया नेटो ने, ईयू ने असिस्ट किया। ओके, तो इंस्टीट्यूशंस का सबसे ज्यादा रोल होता है सिक्योरिटी को इंप्रूव करने के लिए। नियोलिबरलिज्म एक्सेप्ट दैट कोऑपरेशन इज डिफिकल्ट। ये कहते हैं कोऑपरेशन डिफिकल्ट है, मानते हैं इसको, ओके। लेकिन ये कोऑपरेशन जो है वो सेल्फ इंटरेस्ट है या स्टेट्स के लिए फायदा है कि वो कोऑपरेट करें, स्टेट्स के लिए फायदा है कि वो कोऑपरेट करें, जिसके लिए वो देते हैं प्रिजनर्स डायलेमा। अब देखो प्रिजनर्स डायलेमा दो तरीके से यूज होता है। नियोरियलिज्म भी यूज करती है, नियोलिबरलिज्म भी यूज करती है। नियोरियलिज्म कहती है कि प्रिजनर्स डायलेमा की वजह से स्टेट्स कोऑपरेट नहीं करती। नियोलिबरलिज्म कहती है कि प्रिजनर्स डायलेमा के थ्रू कोऑपरेशन भी हो सकता है। दो तरीके हैं। नियोरियलिज्म कहती है, अगेन रिपीटिंग, ध्यान से सुने। नियोरियलिज्म कहती है प्रिजनर्स डायलेमा की वजह से स्टेट्स कोऑपरेट नहीं करती। नियोलिबरलिज्म कहती है प्रिजनर्स डायलेमा के थ्रू स्टेट्स कोऑपरेट कर सकती हैं। अभी किस तरह से ये प्रिजनर्स डायलेमा क्या है, ध्यान से सुनो। अब ये दो प्रिजनर्स हैं। प्रिजनर्स डायलेमा ये है कि दो चोर हैं, दो चोर हैं जिनका नाम है ए एंड बी, या फातिमा और अलिशबा, इस तरह से समझो, ठीक है। या तो फातिमा है या अलिशबा है। दोनों ने मिलकर चोरी की है, ठीक है, दोनों ने मिलकर चोरी की है और चोरी के बाद दोनों पकड़ी भी जाती हैं। मैं उनको पकड़ लेता हूं, मतलब मैं हूं IO, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, पकड़ लेता हूं उनको, ठीक है। मैं दोनों को अरेस्ट करता हूं, लेकिन मेरे पास यहां कोई एविडेंस नहीं है कि दोनों ने चोरी की है। मेरे पास कोई भी एविडेंस नहीं है कि फातिमा ने या अलिशबा ने चोरी की है या चोरी नहीं की। मेरे पास कोई भी एविडेंस नहीं है। तो मैं क्या करता हूं, इन दोनों को पकड़ के बिठा देता हूं और उनके सामने कुछ सिचुएशंस रख देता हूं, इनके सामने कुछ सिचुएशंस रख देता हूं। अब याद रहे इन दोनों को, फातिमा को भी और अलिशबा को भी, डिफरेंट सेल्स में रखता हूं, दोनों को साथ नहीं बिठाया। इसको एक अलग सेल में रखा हुआ है, इसको एक अलग सेल में रखा है। अब मैं दोनों को एक सिचुएशन देता हूं, सिचुएशन वन। अगर फातिमा ने कन्फेस किया कि यस मैंने चोरी की है या हमने चोरी की है दोनों ने मिलके, तो हम फातिमा को छोड़ देंगे और अलिशबा को हम पकड़ लेंगे, ठीक है। भला अलिशबा को फिर हम 10 साल की सजा देंगे। दोबारा रिपीटिंग, अगर मैं जाता हूं सबसे पहले फातिमा के पास, बताओ मुझे चोरी की है मिलके, और फातिमा अगर कन्फेस कर लेती कि ये हम दोनों ने मिलके चोरी की है,
तो मैं फातिमा को छोड़ दूंगा, अलिशबा को पकड़ लूंगा और 10 साल की सजा दूंगा अलिशबा को। ठीक है, और यही ऑफर में लेके अलिशबा के पास भी जाऊंगा। अलिशबा इज प्रिजनर बी कि बताओ चोरी की है। अगर अलिशबा भी कहती है कि ये हमने चोरी की है, कन्फेस कर लेती है, फिर मैं अलिशबा को छोड़ दूंगा और फातिमा को पकड़ लूंगा, 10 साल की सजा दूंगा। ठीक है, 10 साल की सजा दूंगा। ये है सिचुएशन 1, ये है सिचुएशन 1। सिचुएशन 2 क्या है? सिचुएशन 2 ये है, अगर किसी ने धोखा दिया या झूठ बोला, फातिमा ने भी झूठ बोला कि मैंने चोरी नहीं की है, या कोई कहानी सुनाई, और अलिशबा ने भी झूठ बोला या कोई कहानी सुनाई कि हमें पता नहीं, और मुझे पता लग जाता है कि इन दोनों की स्टेटमेंट अलग अलग है, आपस में मैच नहीं कर रही, झूठ बोल रही है। तो मैं क्या करूंगा, दोनों को 20 साल की सजा दूंगा, दोनों को 20 साल की सजा दूंगा, जाओ 20 साल कैद काटो। ये है सिचुएशन 2। सिचुएशन 3 क्या है? दैट इज लास्ट सिचुएशन। सिचुएशन 3 ये है, अगर दोनों चुप रहती हैं, अगर फातिमा या अलिशबा दोनों साइलेंट रहती हैं, दोनों साइलेंट रहती हैं, साइलेंट का मतलब क्या है कि मतलब दोनों एक्सेप्ट नहीं करती कि हमने चोरी नहीं की, तो हम डाउट की बेसिस पे 1 साल की सजा देंगे, फिर उन्हें छोड़ देंगे। 1 साल की सजा दोनों को मिलेगी, उसके बाद छोड़ देंगे। मतलब दोनों कहते नहीं हमने चोरी नहीं की। ठीक है, तो डाउट की बेसिस पे 1 साल सजा देंगे दोनों को, और 1 साल के बाद छोड़ देंगे। अब आप बताएं कि फातिमा और अलिशबा के लिए मोस्ट एप्रोप्रिएट सिचुएशन कौन सी है? सिचुएशन 1, सिचुएशन 2 या सिचुएशन 3? बताओ, सारे बताओ, जितने भी हैं क्लास में सारे के सारे बताओ कौन सी फेवरेबल सिचुएशन है। दिमाग लगाओ। सिचुएशन 1 फेवरेबल है, खुदा का खौफ करो। सिचुएशन कौन सी फेवरेबल है? 3, ऑब्वियस सी बात, 3। अब 3 के लिए उन्हें क्या करना होगा? दिमाग लगाओ, क्या करना होगा? सिचुएशन 3 के लिए फातिमा और अलिशबा को क्या करना होगा? क्या करना होगा? सजा से बचने के लिए क्या करना होगा? साइलेंट रहने के लिए क्या करना होगा? साइलेंट रहने के लिए क्या करना होगा? कोऑपरेशन। वेरी गुड, कोऑपरेशन। कोऑपरेशन। तो नियोलिबरलिज्म क्या कहती है कि एनार्की को खत्म कर सकते हैं थ्रू कोऑपरेशन। ठीक है, नियोलिबरलिज्म क्या कहती है कि एनार्की को खत्म करने के लिए क्या कर सकते हैं हम? क्या करेंगे हम? कोऑपरेशन। है ना? यही कहती है ना, यही कहती है ना कि एनार्की को खत्म करने के लिए कोऑपरेशन। लेकिन यहां पे ट्विस्ट है। नियोरियलिज्म कहती है ये सिचुएशन 3 की तरफ नहीं जाएंगी दोनों, ये दोनों जाएंगी सिचुएशन 1 की तरफ। ये दोनों जाएंगी फातिमा और अलिशबा सिचुएशन 1 की तरफ।
फातिमा सोचेगी यार मैं बता देती हूँ और मैं फ्री हो जाऊंगी। अलिशबा भी कहेगी मैं बता देती हूँ और मैं फ्री हो जाऊंगी। ठीक है, मैं क्यों 1 साल की कैद काटूं? फातिमा भी कहेगी मैं क्यों 1 साल की कैद काटूं? अलिशबा भी कहेगी मैं क्यों 1 साल की कैद काटूं? तो ये दोनों जाएगी सिचुएशन 1 की तरफ। दैट इज सेल्फ इंटरेस्ट। सेल्फ इंटरेस्ट की वजह से कॉपरेशन नहीं होता है और मिसट्रस्ट भी है कि मैं चुप रही। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर चुप रहती हूं, ऐसे तो ना हो कि अलिशबा बता दे कि नहीं चोरी हमने की है और मैं चुप रहती हूं, ऐसे तो फिर मैं चुप रह गई, मुझे 10 साल की सजा मिलेगी तो छूट जाएगी वो। दैट इज मिसट्रस्ट। दैट इज वाई डिफिकल्टीज ऑफ कॉपरेशन नियोलिबरलिज्म में हमने पढ़ा था ना, उसकी बात हो रही है। लेकिन नियोलिबरलिज्म कहती है कि इस एनार्की से, सजा से बचना है, कॉपरेशन इज नेसेसरी। बात समझ आई? बताओ, मजे का था ना ये? ऑल ऑफ यू, ये मैं सेंड करूंगा आपको, फिर भी जो चीज नोट्स में शायद ना हो मैं सेंड करूंगा। मजे का था ना? बात समझ आई सबको? ये बिजनेस डायलेमा समझ आया बुजुर्गों? ये सारा वही ये बिजनेस डायलेमा। सर बहुत कॉर्पोरेट .1 कहाँ .1 पे कॉर्पोरेट कर रहे हैं? .1 पे कॉर्पोरेट नहीं कर रहे हैं आप। .3 पे कॉर्पोरेट करेंगे तो 1 साल की सजा मिलेगी, छूट जाएंगे। .1 की वजह से जो है वो कॉर्पोरेट नहीं करेंगे, ये कह रहा हूँ। .1 की वजह से कॉर्पोरेट नहीं करेंगे, ये कह रहा हूँ। आया समझ सबको? अब क्लियर है सबको? जितने भी हैं क्लास में काइंडली बोले कुछ, एटलीस्ट कुछ बोलो। ठीक है, अब जो नियो डिबेट है ना, नियो डिबेट है, दैट इज नियो डिबेट, ये हम कल करते हैं। आज थोड़ा हजम कर लो, डाइजेस्ट कर लो। नियो डिबेट कल करते हैं।